नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबों का हिंदी साहित्य पाठशाला में। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने जो पिछले लेक्चर में कवर किया था उसका बचा हुआ पार्ट को आज ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते कि पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पीपी युग हम पढ़ रहे थे, है ना। प्रेमचंद प्रसाद योग, प्रेमचंद प्रसाद योग ये कब से कब तक था? 1915 से लेकर 36 तक। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और इसमें भी विशेषकर हम क्या पढ़ रहे थे? हमने यथार्थवाद को पढ़ा था, यथार्थवाद को समझा था, यथार्थवाद क्या होता है। और हमने पढ़ा था प्रसाद की कहानी कला। प्रसाद की कहानियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी कौन कौन से गुण हैं, उनकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी है, उन कहानियों में साहित्य की कौन कौन सी कसौटियाँ नज़र आती हैं। इसको हमने पढ़ा था प्रसाद की कहानी कला में। और इसके बाद हमने लेक्चर को ख़त्म किया था। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद को। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद, कहानीकार प्रेमचंद को। इसमें हम देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानियों में क्या क्या विशेषताएं नज़र आती हैं, प्रेमचंद की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और हिंदी साहित्य को प्रेमचंद का योगदान क्या रहा है। हिंदी साहित्य को प्रेमचंद का क्या योगदान रहा है। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रसाद को, प्रसाद की कहानियों की विशेषताओं को अलग अलग पॉइंट्स वाइज हम पढ़े थे, अलग अलग पॉइंट्स में हम देखे थे। वैसे ही प्रेमचंद की कहानी की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और कुछ तथ्य जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, जिसको डालने से मेंस में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, उन तथ्यों को हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कहानीकार प्रेमचंद को। कहानीकार प्रेमचंद। तो पहले कुछ तथ्य जान लेते हैं। प्रेमचंद प्रसाद युग से जुड़े ये कहानीकार हैं। इस युग के अन्य कहानीकार जिसको हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं वो एक सुदर्शन है ना, एक प्रमुख कहानीकारों में। जब प्रेमचंद की बात आती है तो मूलतः हम 1915 से लेकर 1936 तक की बात करते हैं। इसी दौर में, इसी लगभग 20 सालों में प्रेमचंद का पूरा साहित्यिक सफ़र नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा की शुरुआत, अपने साहित्यिक यात्रा की शुरुआत ही 1915 में की हो, ऐसा नहीं है। ये हम युग का जो विभाजन करते हैं तब 1915 सामने आता है। क्यों आता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्रेमचंद ने जो पहली कहानी लिखी थी अपनी, वो 1915 में नहीं लिखी थी। प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी कब लिखी थी? 1907 में। कहानी का नाम क्या था? कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। ये सब बस फैक्ट्स हैं जो आपको परीक्षा में कहीं कहीं आप यूज़ कर पाएंगे अगर, तो ये मार्क्स इंप्रूव करने में आपको मदद करेगा। संसार का सबसे अनमोल रत्न, ये आपको याद ही करना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये कहानी छपी थी जमाना पत्रिका में। उस दौर में एक पत्रिका छपती थी जमाना, ये उर्दू की पत्रिका थी, इसी में ये कहानी छपी थी। ये एक फैक्ट हुआ। ठीक है, प्रेमचंद ने कुल मिलाकर 300 कहानियाँ लिखी, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। और बाद में आगे चलकर प्रेमचंद की कहानियों को मानसरोवर नामक पुस्तक में 8 खंडों में
संकलित किया गया। हमारे भी सिलेबस का एक हिस्सा है मानसरोवर, सॉरी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये बीपीएससी में आता है। 8 खंडों में संकलित किया गया। बीपीएससी के सिलेबस में मानसरोवर का भाग 2 था, अब तो शायद नहीं है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हो गया। अब आते हैं प्रेमचंद की कहानियों। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी उस पर प्रभाव क्या क्या था, किन बातों का प्रभाव था। तो जैसा कि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ये जो पूरा दौर है, ये जो पूरा युग है, वो स्वतंत्रता आंदोलन का युग है। 1915 से 36 आप देखेंगे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है। तो कोई भी व्यक्ति जिस दौर में जीता है उस दौर का प्रभाव उस पर पड़ना ही पड़ना है। तो प्रेमचंद पर भी पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उस दौर के जितने भी प्रभावशाली लोग हैं सबका प्रभाव एक रूप में नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम देखेंगे कि प्रेमचंद पर गांधी का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव बहुत नज़र आएगा आपको। इस दौर में गांधी का प्रभाव लगभग पूरे भारत में है, तो प्रेमचंद पर भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो गांधीवाद का कौन कौन सा प्रभाव आपको नज़र आएगा। जैसे गांधी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, तो आदर्शवाद का प्रभाव नज़र आएगा, और ये आदर्शवाद जो है कहानियों में भी नज़र आएगा। गांधीवादी आदर्शवाद का प्रभाव प्रेमचंद पर आपको नज़र आएगा। जैसे गांधी हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे, यानी गांधी का मानना था, जैसे आपने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि जो भी पैसे वाले लोग हैं, जो भी मालिक वर्ग है, वो मज़दूरों की वो एक ट्रस्ट के रूप में काम करें, और जो मज़दूर हैं उनके ट्रस्ट के रूप में काम करें, मज़दूरों को सेवा करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा रखें, बाकी पैसा मज़दूरों में बांटें जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक ट्रस्ट के रूप में जो भी उद्योग हैं वो काम करें। तो गांधी का ऐसा मानना था, और वो मानते थे कि ऐसा हृदय परिवर्तन करके कराया जा सकता है। जिस दिन मालिकों का हृदय परिवर्तन होगा वो मज़दूरों के हित में काम करेंगे, ऐसा गांधी का मानना था। तो ये जो हृदय परिवर्तन है ये आपको प्रेमचंद की कहानियों में भी नज़र आएगा। ठीक है, तो प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव है। अब देखते हैं कि प्रेमचंद की जो पूरी कहानी यात्रा रही है 20 साल की, वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रही है। ऐसा नहीं है कि जैसा स्टार्टिंग में था वैसा अंत में रहेगा, और ऐसा सामान्यतः होता भी है। किसी भी व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर बढ़ता जाता है। वैसे ही प्रेमचंद में भी दिखता है, समय के साथ विचारों में बदलाव नज़र आता है, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। तो आरंभिक कहानियों में तुम देखोगे प्रेमचंद की, तो उसमें नज़र आएगा आदर्शवाद का प्रभाव ज़्यादा है, गांधीवाद का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, और जब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आदर्शवादी बात करने से काम बनेगा नहीं, तो आपको यथार्थ की ओर बढ़ना पड़ता है। जैसे अगर आप भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे, तो विदेश नीति को भी अलग अलग क्रमों में बांटा गया है। वहाँ भी आप आदर्शवाद का दौर देखते हैं, आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिला जुला दौर देखते हैं, और अंततः इंदिरा गांधी के दौर में हम कहते हैं यथार्थवाद का चरम नज़र आता है। तो कुछ वैसा ही आपको प्रेमचंद की कहानी यात्रा में नज़र आएगा। प्रेमचंद की जो आरंभिक कहानियाँ रहेंगी उसमें आदर्शवाद बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आगे चलकर जो कहानियाँ दिखेंगी उसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों नज़र आएगा। उसको हम कहेंगे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। और अंततः जो कहानियाँ नज़र आएंगी जैसे कफन, उसमें चरम यथार्थवाद नज़र आएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रेमचंद की कहानी यात्रा। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। 1915 से लेके 25 तक की, 1925 से लेके 36 तक की यात्रा। इस दौरान आपको आदर्शवाद नज़र आएगा, आदर्शवाद का प्रभाव ज़्यादा नज़र आएगा। ये यथार्थवादी चरण है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी भी व्यक्ति के मानसिक विचारों का क्रमिक विकास होता है। जब आप समझते हैं कि आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा तो आप धीरे धीरे यथार्थवाद की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि यथार्थवाद का आदर्शवाद का प्रभाव है, तो इसका मतलब क्या है? इस दौर को दरअसल कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का दौर। अब आदर्शोन्मुख यथार्थवाद क्या है कि कहानियों में जो समस्याएं रहेंगी, जो समस्या नज़र आएगा, किसानों की समस्या हो, स्त्रियों की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, बूढ़ों की समस्या हो, जो समस्या नज़र आएगा वो समस्या यथार्थ होगा। यानी जो कहानियों में जो समस्या नज़र आएगी, समस्याएं नज़र आएंगी, वो यथार्थ होंगी। यथार्थ मतलब वास्तविक समस्याएं नज़र आएंगी। किसानों को जो वास्तव में उस दौर में समस्या रही होगी, वही समस्याएं कहानियों में नज़र आएगी। बच्चों की जो समस्याएं उस दौर में वास्तव में रही होंगी, वही कहानियाँ और वही समस्याएं कहानियों में नज़र आएंगी। वैसे ही बूढ़ों की, लेकिन समाधान जो होगा, उन समस्याओं का जो समाधान होगा वो आदर्शवादी होगा। आदर्श के द्वारा। कैसे? हृदय परिवर्तन करके। कैसे? तो हृदय परिवर्तन द्वारा। जैसे एक कहानी लेते हैं, इस दौर की प्रमुख कहानी है बूढ़ी काकी। ठीक है, इस कहानी में आप क्या देखेंगे? एक बूढ़ी महिला है जो अपने भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाती। ये एक बूढ़ी महिला है जिसको बूढ़ी काकी कह रहे हैं, जो भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाती है। घर में एक फंक्शन होता है, एक शादी होती है, और शादी ख़त्म होने के बाद जो जूठे पत्तल रहते हैं, अंततः वो अपनी भूख को मिटाने के लिए उन जूठे पत्तलों को चाटती है। और ये जब उसकी बहू देखती है तब उसे दया आता है, उसका दिल पसीजता है और वहाँ पे हृदय परिवर्तन होता है। फिर बूढ़ी काकी को अपना लिया जाता है। तो इसमें आप क्या देखेंगे? उसकी जो बहू है उसका हृदय परिवर्तन करवाया जाता है, और फिर बूढ़ी काकी की जो समस्याएं हैं उसका समाधान ऐसे निकल रहा है। बूढ़ी काकी को भूख की समस्या नहीं है, मतलब भूख पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, ऐसे ये समस्या है। और इस समस्या का समाधान कैसे निकल रहा है? अब तक जो बहू अपनी सास को, यानी बूढ़ी काकी को, जो उनके लिए ज़रूरी भोजन था वो उपलब्ध नहीं करा रही थी, अंततः उसे उस दृश्य को देख के दया आ जाता है और फिर उसका हृदय परिवर्तन होता है, और ऐसे वो समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यानी यथार्थ तो है लेकिन आदर्श की ओर उन्मुख है। समस्याएं यथार्थवादी हैं लेकिन उनका समाधान जो है वो आदर्श की ओर उन्मुख है। इसको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद हमने कहा है। ठीक है, अब इस आदर्शवाद का थोड़ा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो भारतीय समाज जो है वो भी कुछ ऐसा ही रहा है। भारतीय समाज भी हृदय परिवर्तन में विश्वास करता रहा है, और अगर गांधी को कहीं से हृदय परिवर्तन का कॉन्सेप्ट मिला है तो वहीं से मिला है। भारतीय समाज का भी हृदय परिवर्तन में विश्वास रहा है। कैसे? हमारी कहानियों में वो दिखता है। जैसे हम देखते हैं वाल्मीकि डाकू, इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। अपनी कहानी में सुना होगा, डाकू से संत बन जाता है ये आदमी, डाकू से फिर संत बनता है हृदय परिवर्तन के कारण। आपने इतिहास में पढ़ा अशोक का हृदय परिवर्तन, रक्तपात को देख के अशोक का भी हृदय परिवर्तन हुआ था। अंगुलीमाल का नाम आपने सुना होगा। मिलिंद का नाम आपने सुना होगा। मिलिंद, जो आगे चलकर मिलिंद पन्नू लिखा गया। नागार्जुन ने मिलिंद का हृदय परिवर्तन कराया, इसको बौद्ध बना दिया, बौद्ध बना।
तो ये जो हमारे समाज में जो हृदय परिवर्तन को लेके विश्वास व्याप्त है, इस पर प्रेमचंद को भी, इससे प्रेमचंद भी अछूते नहीं हैं। इसी का प्रभाव प्रेमचंद पर भी है। ठीक है, तो हमने जो प्रभाव की बात करी थी यहाँ पे, गांधीवाद का प्रभाव, इसको आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, है ना। प्रेमचंद पर जो आदर्शवाद का प्रभाव है वो कहाँ से है, वो यहाँ से है, गांधीवाद से है। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा जो है हमारा प्रेमचंद की कहानी यात्रा का, जो यथार्थवादी चरण हम इसको कहते हैं। इस दौर में क्या रहेगा, समस्या प्लस समाधान, दोनों यथार्थवादी। यानी जो किसानों की समस्या है वास्तव में वो कहानी में दिखेगा, और अगर समाज में उसका समाधान हो रहा है तो कहानियों में समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर वास्तव में किसान अंततः कर्ज के बोझ तले दबकर मर जा रहा है तो कहानी में भी वो मरेगा। अगर आज प्रेमचंद होते तो कृषक समस्या में जो प्रमुख समस्या आज हम देखते हैं, कृषकों की आत्महत्या, अगर आज प्रेमचंद कहानी लिखते तो उनकी कहानी का कृषक पात्र भी आत्महत्या करने पर मजबूर होता और आत्महत्या करता। ऐसा नहीं है कि कहानी में कुछ चमत्कार होता और उसको आत्महत्या से बचा लिया जाता। ठीक है, तो ये है यथार्थवादी चरण। ये हमको आगे की कहानियों में नज़र आता है। जैसे अगर आप कहानी तो नहीं, उपन्यास की एक बात करें, अगर गोदान में आप देखेंगे अंततः होरी की मौत हो जाती है। यहाँ कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता, यहाँ कोई काल्पनिक समाधान पेश करने की कोशिश नहीं करते प्रेमचंद। यहाँ जो वास्तव में हो रहा है किसानों के साथ वो दिखाते हैं अपने उपन्यास में। यहाँ कहानियाँ जो होंगी यथार्थ से आरंभ होंगी, यथार्थ पे ही जाके समाप्त होंगी। जैसे प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं इस दौर की, और उन कहानियों में यथार्थ क्या नज़र आता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे ईदगाह है, सदगति, पूछ की रात, कफन, इसमें तो आपको चरम यथार्थवाद नजर आएगा। इसमें आपको चरम यथार्थवाद नजर आएगा। इसमें आपको ऐसा नजर आएगा कि कोई व्यक्ति जिसने पिछले कई सालों से भरपेट खाना नहीं खाया, उसकी पत्नी की मृत्यु होती है और कफन के लिए वो जो पैसे इकट्ठा करता है, उस पैसे पर पेट की भूख भारी पड़ जाती है। उस पैसे से वो कफन न खरीद कर अपने लिए पूरी सब्जी खरीदता है। और ये वास्तविकता है। अब सोचिए कि जो व्यक्ति पिछले 20 सालों से कभी भरपेट खाने को नहीं मिला उसको, वो क्या करेगा। वो अंततः वही सोचेगा कि 5 रुपए जो मिले हैं कफन के लिए वो तो ऐसे ही बर्बाद जाने वाले हैं, तो उससे बेहतर है कि कुछ खा लिया जाए। इससे ज़्यादा चरम यथार्थवाद आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। वैसे ही पूछ की रात, इसमें एक किसान है, हल्कू की कहानी है। वो किसान अपने फसल की रक्षा करने के लिए कठिन से कठिनतम परिस्थितियों का सामना करता है। कैसी पूरी रात सर्द में वो उसकी बीतती है, उसको लेकर ये कहानी कही गई है। वैसे ही सदगति है, एक दुखी चमार की कहानी है जो दलित शोषण का शिकार बनता है। ईदगाह है, बाल मनोविज्ञान की कहानी है कि कैसे गरीबी और अभाव में किसी बच्चे की मासूमियत खत्म हो जाती है और समय से पहले ही उसको परिपक्व हो जाना पड़ता है ना। तो ये सब जो कहानियाँ हैं इसको आप पढ़ेंगे तो आपको यथार्थवाद खूब नज़र आएगा। तो ये रही प्रेमचंद की कहानी कला। हमने क्या क्या देखा, कुछ हमने फैक्ट्स देखे यहाँ पे, कुछ हमने फैक्ट्स देखे,
हमने देखे प्रेमचंद की कहानियों पर किसका प्रभाव है। उसके बाद प्रेमचंद की पूरी कहानी यात्रा को हमने 2 भागों में बांटा। एक को हमने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का दौर कहा, एक को हमने कहा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का दौर, और दूसरा कहा हमने यथार्थवादी चरण। इसकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं उसकी हमने चर्चा करी। इस दौर की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी उसकी हमने चर्चा करी। इस दौर की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो हमने बात करी। इस दौर की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो हमने बात करी। ठीक है, तो ये हो गया प्रेमचंद की कहानी कला। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हिंदी साहित्य को प्रेमचंद का योगदान। हिंदी साहित्य को प्रेमचंद का योगदान। देखिए, प्रेमचंद के आने के पहले हिंदी कहानियों का स्तर कुछ कथा के किस्म का था। हमने कथा और कहानी में अंतर पढ़ा था। कथाओं में उपदेशात्मकता जो होती है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। तो प्रेमचंद के आने के पहले कहानियों का स्तर कुछ वैसा ही था, लेकिन प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के स्तर को 20 सालों में उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने में पश्चिम की कहानियों को लगभग 100 साल लगे। कहने का मतलब पश्चिम की कहानियां आदर्शवाद से मुक्त होते होते यथार्थवाद तक पहुंची। इस पूरे क्रम में 100 साल से ज़्यादा का समय लगा, लेकिन प्रेमचंद ने अपने 20 सालों में ही हिंदी कहानी को आदर्शवाद से चरम यथार्थवाद तक पहुंचाया। और अगर एक लाइन में कहना हो प्रेमचंद का योगदान हिंदी साहित्य का क्या है तो यही है। केवल 20 वर्षों में हिंदी कहानी को आदर्शवाद से चरम यथार्थवाद तक पहुंचाया, वाद तक ले गया, जहाँ तक पहुंचने में अन्यथा कम से कम 100 साल लगते। पहुंचने में अन्यथा 100 वर्ष लगते। तो एक छोटी मोटी बात नहीं है, आपने पूरा का पूरा ट्रेंड बदल दिया। अब तक लोग कुछ और लिख रहे थे, आपने कुछ और लिखा। यूनिक जिसको कहते हैं, यूनिकनेस, ये यूनिकनेस है। तो ये प्रेमचंद का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे कि प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को और क्या दिया, हिंदी कहानी को और क्या दिया। इसमें जो पॉइंट समझानेंगे ना वो दरअसल उपन्यासों पर भी 90-95% लागू हो जाएगा। बस जो उदाहरण हम देंगे अभी वो कहानियों का होगा। जब यही सवाल जब उपन्यास के लिए आप लिखेंगे, यही उत्तर जब उपन्यास के लिए लिखेंगे तो उदाहरण आप उपन्यास का दे दीजिएगा। जैसे सवाल आता है हिंदी साहित्य को प्रेमचंद का योगदान, तो हम उपन्यास और कहानी दोनों को लेकर लिखेंगे। हिंदी कहानी को प्रेमचंद का योगदान, तो हम लिखेंगे लगभग पॉइंट्स वही, लेकिन उदाहरण जो देंगे वो कहानियों का देंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, प्रेमचंद ने से पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो उसमें कथात्मक ढांचा ज़्यादा होता था। उसमें आदर्श, उपदेश और मनोरंजन ज़्यादा प्रभावी नज़र आते थे। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया, आदर्श, उपदेश और मनोरंजन की जगह सामाजिक यथार्थ को ज़्यादा महत्व दिया। आदर्श, उपदेश एंड मनोरंजन की जगह सामाजिक यथार्थ का चित्रण। जैसे कैसे इस बात को हम साबित करेंगे, तो आप देखिए प्रेमचंद से पहले ही कुछ कहानियों को याद कीजिए। हमने एक कहानी सुनी थी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी,
ये पूर्णतः मनोरंजन के लिए ही लिखी गई है कहानी। इसमें ना कुछ सामाजिक सच्चाई का चित्रण है, इससे दरअसल समाज का कुछ भला होने जा रहा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। जैसे साहित्य की कसौटियों को हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था साहित्य का एक उद्देश्य स्वहित की भावना भी होनी चाहिए, सामाजिक हित की भावना भी होनी चाहिए। वो इन कहानियों में आपको नज़र नहीं आएगा रानी की थी कहानी में। एक और कहानी जैसे हमने पढ़ा था एक जमींदार का दृष्टांत। एक जमींदार का दृष्टांत किसने लिखा था, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, इसमें आपको उपदेशात्मकता ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे रचनाकार कहानीकार उपदेश देने का प्रयास कर रहा है। उपदेश देना थोड़ी साहित्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये सब है, आदर्श नज़र आएगा, उपदेश नज़र आएगा, मनोरंजन नज़र आएगा। लेकिन प्रेमचंद क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी कहानी परंपरा को यू टर्न देंगे और सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई कहानियों की रचना करेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उनको भी टाइम लगेगा। ठीक है, उनको भी टाइम लगेगा। तो जो आरंभिक दौर की कहानियाँ रहेंगी, जैसे बड़े घर की बेटी या फिर रानी सारंधा, इसमें पूर्णतः यथार्थवाद नहीं नजर आएगा। लेकिन अंतिम दौर की जो कहानियाँ होंगी, पूस की रात, सदगति, इसमें पूर्ण यथार्थवाद नजर आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रेमचंद की पहले ही कहानियाँ ऐसी होती थी, आगे चलकर प्रेमचंद ने ऐसी कहानियाँ लिखी जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नजर आता है, थोड़ा बहुत आदर्श नजर आएगा, थोड़ा बहुत यथार्थ नजर आएगा और अंततः चरम यथार्थ नजर आएगा, चरम यथार्थ की कहानी नजर आएंगी। तो प्रेमचंद ने क्या किया, कहानी, हिंदी कहानी की जो लाइन थी, जिस लाइन पे हिंदी कहानियाँ चल रही थी, उस लाइन से हटकर उस लाइन को ही मोड़ दिया, उसको यू टर्न कर दिया, हिंदी कहानियों की दशा को ही बदल दी। आदर्श, उद्देश्य और मनोरंजन की जगह सामाजिक यथार्थ को ही कहानियों का मुख्य विषय बनाया। एक पॉइंट ये हुआ। इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर देंगे कि पहले की कहानियाँ ऐसी रहती थी, ये रहता था, जैसे ये कहानी आगे चल के प्रेमचंद इससे हटने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आरंभिक दौर की कहानियों में उनमें भी आदर्शवाद थोड़ा बहुत नज़र आता है, जैसे बड़े घर की बेटी और रानी सारंधा में हमको नज़र आता है। लेकिन अंततः जो कहानी वो लिखते हैं अपने अंतिम दौर में, उस जैसे पूस की रात और सदगति, उसमें पूर्णतः और चरम यथार्थवाद नज़र आता है। तो प्रेमचंद ने 20 वर्षों में ही कहानी परंपरा को आदर्श, उपदेश और मनोरंजन से सामाजिक यथार्थ में परिवर्तित कर दिया। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, हिंदी साहित्य को प्रेमचंद का योगदान क्या है, व्यापक विषय वैविध्य। एक अकेला व्यक्ति समाज के लगभग हर क्षेत्र से जुड़े विषयों पर कहानियाँ लिखा है। इससे पहले की कहानियों में विषय सीमित था, कुछ विषयों पर ही कहानियाँ लिखी जाती थी, जैसे बाल विवाह, नारी सुधार, बाल सुधार, देश प्रेम, इन पर कहानियाँ लिखी जा रही हैं। लेकिन प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज के लगभग हर समस्याओं को पकड़ा है। इसलिए हम कहते हैं प्रेमचंद की कहानियों में व्यापक विषय वैविध्य नज़र आता है। इसलिए हम कहते हैं प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय समाज का एल्बम है। ये एक महत्वपूर्ण फ्रेज है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, अपने उत्तर लेखन में। अब इस बात को साबित करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। जब हम कहेंगे कि व्यापक विषय वैविध्य को समाहित करती हैं प्रेमचंद की कहानियाँ, तो हमको इसको साबित भी करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, जब हम कहते हैं कि भारतीय समाज का एल्बम है, मतलब पूरे के पूरे समाज का चित्रण उसमें नज़र आता है, तो हमको उदाहरण भी देना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि बूढ़ी काकी की कहानी है, इसमें वृद्धों की समस्या नज़र आती है।
हम देखेंगे ईदगाह है तो अभावग्रस्त बच्चे की समस्या नज़र आती है। मतलब समाज का हर कोना इन कहानियों में कहीं ना कहीं नज़र आएगा ही। अभावग्रस्त बच्चे की समस्या नज़र आएगी। और देखिए पूछ की रात, इसमें क्या है आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। गरीब किसान की समस्या, और क्या है कफन, गरीबी और भूख की समस्या, गरीबी और भूख नज़र आएगी, भूख की समस्या। सदगति, ये इसमें क्या आपको नज़र आएगा, दलित शोषण, अलग्योछा, इसमें क्या नज़र आएगा, संयुक्त परिवार के टूटने की समस्या। प्रेमचंद का संयुक्त परिवार में बहुत विश्वास था, इसलिए आप गोदान में ही पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको संयुक्त परिवार नज़र आएगा। इनकी कहानियों में भी संयुक्त परिवार नज़र आएगा। और संयुक्त परिवार का टूटना, एकल परिवार में परिवर्तित होना प्रेमचंद की नज़र में एक समस्या थी, सामाजिक समस्या थी। वो समस्या आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एक और कहानी है नया विवाह, इसमें आपको बेमेल विवाह की समस्या नज़र आएगी। प्रेमचंद साहब मानते थे कि उनका जो विवाह हुआ है वो खुद का विवाह एक बेमेल विवाह है ना। ये एक सामाजिक समस्या थी और नज़र आएगी आपको इन कहानियों में। उस दौर में तो शादियाँ वैसी होती थी, बिना मुँह देखे शादी हो जा रहा है, और जब वैसे शादी होगा तो बेमेल विवाह की समस्या आएगी। और वो वास्तविकता में एक समस्या थी। प्रेमचंद ने उसको समझा, जाना और अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। एक और कहानी है गुल्ली डंडा, इसमें आप देखेंगे सहजता छिन जाने की समस्या है। जब व्यक्ति, जैसे आप हैं और आपका एक दोस्त है, मित्र है, आप एक बड़े आदमी बन जाएंगे, आप IAS बन गए, कलेक्टर बन गए, और जो आपका मित्र था वो आपके साथ पढ़ा था लेकिन वो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया, वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। अब जब आप और वो मिलेंगे तो पहले जैसी सहजता आप दोनों में रही होगी, अब वैसी सहजता नहीं रहेगी। तो जो सहजता का छिन जाना, ये भी एक समस्या है, ये भी एक सामाजिक समस्या है। इसको इस कहानी में प्रेमचंद ने उजागर किया है। एक और कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। ये दरअसल राजनीतिक समस्या, राजनीतिक जिम्मेदारी से दूर भागना। नेताओं द्वारा राजनीतिक जिम्मेदारी से दूर भागना, ये तो सबसे बड़ी समस्या आज के दौर की, ये उस दौर की भी समस्या थी। तो अब देखिए, हम कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में व्यापक विषय वैविध्य है। हम कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय समाज का एल्बम है। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी कहानियों में कहानियों ने समाज के हर कोने को छुआ है। वृद्धों को छुआ है, बच्चों को छुआ है, किसान, गरीबी, भूख, दलित, संयुक्त परिवार, बेमेल विवाह, राजनीति, कुछ बचा ही नहीं। ये तो छोटा लिस्ट है। आप और बाकी कहानियाँ उठाइए, आपको सब में विविधता नज़र आएगी। 300 से ज़्यादा कहानियाँ हैं प्रेमचंद की। वो 300 कहानियों में 300 अलग अलग समस्याएं आपको नज़र आएंगी। एक कहानियों में एक से ज़्यादा समस्या नज़र आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय समाज का एल्बम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। प्रेमचंद की कहानियों की चरित्र योजना। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। चरित्र अच्छे या बुरे ना होकर अच्छे और बुरे, देखिए प्रेमचंद से पहले जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उसमें जो भी पात्र है, जो भी कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो या तो अच्छा है या बुरा है, ये नायक है या खलनायक है।
जैसे हमने बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी थी, या फिर हमने अपने दादी नानी इन लोगों से जो कहानियाँ सुना है, उसमें एक राजा होता है जो अच्छा होता है, रानी होती है वो अच्छी होती है, एक शैतान होता है वो एकदम शैतान ही होता है। ऐसा जो कथा किस्म की कथाएं थी, जिसमें आप देखते हैं कि या तो एक नायक है तो नायक अच्छा ही है, वो सारे अच्छे काम ही करता है, वो बुरे काम करता ही नहीं है, उसमें कुछ बुराई नहीं है, और जो खलनायक है उसमें सिर्फ बुराई ही बुराई है। अब दरअसल जब समाज में आप देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति में दोनों गुण मिलते हैं, उसमें अच्छाई भी मिलता है, बुराई भी मिलता है। वो दरअसल कॉम्बिनेशन है गुड एंड बैड का। वो आइदर गुड और बैड नहीं है, वो गुड एंड बैड है, वो अच्छा और बुरा है, अच्छा या बुरा नहीं है। तो प्रेमचंद जब अपनी कहानियों में अपने समाज से जुड़े किसी चरित्र को उठा रहे हैं, क्योंकि वो सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण कर रहे हैं, तो जो समाज में व्यक्ति जैसा नज़र आ रहा है वैसा उनकी कहानियों में भी नज़र आएगा। समाज में व्यक्ति अच्छा और बुरा है, हो सकता है परसेंटेज अलग अलग हो, अच्छाई का परसेंटेज ज़्यादा हो, किसी में बुराई का परसेंटेज कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों छोर पे होगा, किसी एक छोर पे होगा, या तो एकदम अच्छा ही होगा या तो एकदम बुरा ही होगा, इस दोनों छोर के बीच में कहीं होगा, है ना। तो प्रेमचंद की कहानियों में भी ऐसा ही नज़र आता है, मतलब उनके चरित्र जो हैं एक आयामी नहीं हैं, उनके चरित्र जो हैं एक आयामी नहीं होते, इसलिए उसमें स्वाभाविकता ज़्यादा है। अगर चरित्र एक आयामी होगा, यानी सिर्फ अच्छा या बुरा, तो क्या होगा, वो अस्वाभाविक चरित्र होगा। अस्वाभाविक होगा मतलब ऐसा दिखता ही नहीं है, जब मार्केट में नहीं है, समाज में नहीं है, तो कहानियों में क्यों होना चाहिए, है ना। तो प्रेमचंद के चरित्र ऐसे नहीं होते। हालांकि कुछ कुछ नज़र आएगा, जैसे आपको रानी सारंधा का कैरेक्टर थोड़ा बहुत एक आयामी नज़र आएगा। भाई प्रेमचंद भी तो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं ना, धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव आ रहा है ना। तो ये शुरुआती दौर की कहानियाँ हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको एक आयामी चरित्र नज़र आएगा, लेकिन आगे चलकर सारे चरित्र सहज और स्वाभाविक नज़र आएंगे, सारे चरित्र सहज एंड स्वाभाविक नज़र आएंगे। सहज कहने का क्या मतलब है कि जैसी सहजता हम में है, आप में है, समाज के बाकी लोगों में, वैसी सहजता कहानियों के चरित्रों में भी होगी, यानी लेखक के हाथ की कठपुतली नहीं होंगे। अब कठपुतली होने का क्या मतलब है, लेखक के हाथ की कठपुतली होने का मतलब लेखक जैसे चाहे वैसे घुमा दे, जैसे एकता कपूर के सीरियल में होता है, मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है ना। तो ऐसा इसमें नहीं होगा। अगर लालच दिख रहा है तो लालच तो हर व्यक्ति में होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा लालची होता है, कोई कम लालची होता है, कोई बहुत ज़्यादा लालची होता है ना। तो स्वाभाविकता क्या है कि मन में लालच आए, पैसे देख कर मन में लालच आए, ये स्वाभाविकता है, ये सहजता है। आप उस लालच के अगेंस्ट में प्रतिक्रिया करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन मन में विचार आए, लेकिन तो ये सहजता है। लेकिन एक आयामी चरित्र क्या होगा, ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है, मन में कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा होता नहीं है। सबके मन में थोड़ा बहुत आता होगा, काश ये मेरे को मिल जाता, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होगा वो उस रूप में प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो नहीं चाहेगा लेना, वो नहीं लेगा, है ना। तो ये स्वाभाविक व्यक्ति होगा, वो सहज व्यक्ति होगा। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो चरित्र समझ में आ गया। प्रेमचंद के जो चरित्र होते हैं वो अच्छे और बुरे ना होकर, अच्छे या बुरे ना होकर अच्छे और बुरे होते हैं, उनमें अच्छाई भी होती है, उनमें बुराई भी होती है, इसलिए वो सहज और स्वाभाविक नज़र आते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है भाषा शैली। प्रेमचंद की भाषा शैली को लेकर प्रेमचंद ने क्या
ज़बरदस्त काम किया, क्या परिवर्तन किया साहित्य में। देखिए, इस दौर में दो व्यक्ति जो प्रमुख लेखक कह सकते हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा। एक व्यक्ति हैं राजा लक्ष्मण सिंह, इनका नाम आप अपने उत्तर में ज़रूर समाहित कीजिए, इससे वेटेज बढ़ता है। ये व्यक्ति जो हैं तत्सम और संस्कृतनिष्ठ भाषा के समर्थक हैं। और एक और व्यक्ति हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये उर्दूनिष्ठ भाषा के समर्थक हैं, मतलब ऐसी भाषा जो उर्दू के करीब करीब, उर्दू से ज़्यादा नज़दीक हो, फारसीनिस्ट जिसको कहते हैं। तो इस दौर में इस बात पर बहुत डिबेट चल रहा था कि जो गद्य लिखी जाए उसमें संस्कृतनिष्ठ गद्य लिखी जाए या फारसीनिष्ठ गद्य लिखी जाए। तो कुछ लोग हैं जो इस पक्ष में हैं, कुछ लोग हैं जो इस पक्ष में हैं। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया, प्रेमचंद इन दोनों से हटके, इस विवाद से हटके प्रेमचंद ने अपनी एक और शैली का प्रयोग किया जिसको हिंदुस्तानी शैली कहा गया। ये हिंदुस्तानी शैली क्या है? हिंदी की लोक प्रचलित रूप। गांधी भी इसके समर्थक थे। जो आम जनमानस में हिंदी का प्रचलित रूप है, जिसमें थोड़े उर्दू के शब्द हैं, थोड़े फारसी के शब्द हैं, थोड़े तत्सम शब्द हैं, थोड़े तद्भव शब्द हैं, जिनको मिलाकर जो आम जनमानस जो भाषा बोलती है, उस भाषा का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया। इसी को हिंदुस्तानी शैली कहा गया। तो प्रेमचंद की जो भाषा है वो हिंदुस्तानी शैली की भाषा है। और यही कारण है कि प्रेमचंद को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, क्योंकि जब आप आम आदमी की भाषा लिखेंगे तो आम आदमी आपको पढ़ेगा। अब आप संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखेंगे तो इसके लिए तो अभिजन वर्ग ही इस भाषा को पढ़ सकता है, वैसे लोग ही पढ़ सकते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों। आप फारसीनिष्ठ भाषा लिखेंगे तो वैसे लोग ही पढ़ सकेंगे जो फारसी ज़्यादा अच्छा समझते हों। लेकिन जब आप आम आदमी की भाषा लिखेंगे जब आप, तो आपको पाठक वर्ग भी आपको बड़ा मिलेगा। ये आम आदमी की भाषा है। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5 और आखिरी पॉइंट है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में आम आदमी के सहज मनोविज्ञान का बखूबी चित्रण किया है। आम आदमी के सहज मनोविज्ञान मतलब जैसे कैसे, जब हमने यथार्थवाद को पढ़ा था तो हमने 2 हिस्से में बांटा था, एक मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, एक सामाजिक यथार्थवाद। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद में जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम हमने क्या, प्रमुख व्यक्ति कौन थे? प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद थे। लेकिन प्रसाद की जो रुचि है वो अभिजन वर्ग के मनोविज्ञान को समझने में है, वो आम आदमी के मनोविज्ञान को समझने की नहीं है। ठीक है। जैसे प्रसाद के बाद आएंगे आपको उसी लाइन में आपको जैनेंद्र और अज्ञेय नजर आएंगे। ये भी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के रचनाकार हैं, लेकिन इनकी जो रुचि है वो सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की में ज़्यादा है। सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो एक अलग किस्म का मनोविज्ञान है। लेकिन प्रेमचंद का जो मनोविज्ञान है, प्रेमचंद की कहानियों में जो मनोविज्ञान नज़र आता है वो आम आदमी का सहज मनोविज्ञान नज़र आता है। जैसे मध्य वर्ग का मनोविज्ञान, मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनका मनोविज्ञान क्या है, उनका मन कैसे
सोचता है, क्या विचारता है, किसी विशेष परिस्थिति में उनके मन में क्या हलचल होती है। स्त्री मनोविज्ञान, स्त्री के मन में क्या चल रहा होता है। दलित मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जैसे ईदगाह में उस परिस्थिति में, गरीबी में, अभावग्रस्तता में एक बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा, उसका प्रेमचंद चित्रण करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का चित्रण करते हैं, मध्य वर्ग के मनोविज्ञान का चित्रण करते हैं। और ये बिल्कुल आम आदमी का मनोविज्ञान है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेमचंद ने आम आदमी के मनोविज्ञान को बहुत सहजता से अपनी कहानियों में चित्रण किया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, मध्यवर्गीय मनोविज्ञान। ये आपको कुछ कहानी में नजर आएगा, जैसे गुल्ली डंडा में, सभ्यता का रहस्य में ये कहानियाँ पढ़ेंगे आप तो आपको मध्यवर्गीय मनोविज्ञान नजर आएगा। स्त्री मनोविज्ञान, नया विवाह में, इसको पढ़िए। स्त्री मनोविज्ञान एकदम सहजता और सटीकता से आपको नजर आएगा। आप गिला एक कहानी है, इसमें भी वैसा नजर आएगा। दलित मनोविज्ञान कहाँ नजर आएगा, सदगति में। जब आपका शोषण हो रहा है तो आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपको पता भी लग रहा है कि वास्तव में आपका शोषण हो रहा है, या फिर उस शोषण को आप अपना नियति मान बैठे हैं। तो कई लोग उस शोषण को अपनी नियति मान बैठे थे और आज भी मानते हैं कि हम तो जन्म ही इस दलित रूप में जन्म हुआ है, तो शोषण तो मेरा होना ही है। ऐसे लोग तब भी थे, आज भी हैं, क्योंकि अवचेतन चेतन में बिठा दिया गया है। और यही चीज़ उनकी कहानियों में भी नज़र आता है, ये मनोविज्ञान कहानियों में भी नज़र आएगा। कृषक मनोविज्ञान, ये भी आपको नज़र आएगा पूष की रात में। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट हमने चर्चा करी, आम आदमी के सहज मनोविज्ञान का चित्रण, उनकी भाषा शैली जिसको हम हिंदुस्तानी शैली कहते हैं, चरित्र योजना, चरित्र अच्छे बुरे न होकर अच्छे और बुरे होना, व्यापक विषय वैविध्य, और आदर्श उपदेश मनोरंजन की जगह सामाजिक यथार्थ का चित्रण। ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, ये 5 ऐसी विशेषताएं हैं। इन 5 विशेषताओं के बल पर हम कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की पूरी दिशा ही बदल दी। ठीक है, एक प्रश्न आया था कुछ साल पहले। प्रश्न क्या था यूपीएससी में, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। इस स्टेटमेंट पर अब आपको आंसर लिखना था, इसको साबित करना था। दरअसल एक्चुअली जो कर्मभूमि है और कायाकल्प, ये प्रेमचंद के 2 उपन्यासों का नाम है। उन्हें दोनों उपन्यास के नामों को जोड़कर ये प्रश्न बनाया गया है, लेकिन इसका इस उपन्यास की संवेदना और शिल्प से कुछ लेना देना नहीं है। आपको इसमें वही लिखना है जो अब तक हमने डिस्कस किया, प्रेमचंद का हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी को योगदान। कर्मभूमि ही नहीं बदली, क्या मतलब है, इससे पहले की जो पैटर्न चला आ रहा था ना सिर्फ उसको बदला बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। मतलब हिंदी कहानी को एक नया रंग रूप दे दिया। कैसे, क्या बदल, जब हम कहते हैं कि कर्मभूमि ही नहीं बदली, मतलब कर्मभूमि को बदल दिया। कर्मभूमि अब तक क्या थी, क्या क्या लिखा जा रहा था, तो ये लिखा जा रहा था, उसको बदल दिया। वहाँ से आदर्श से सामाजिक यथार्थ तक लेके आ गए। अब उसका कायाकल्प कैसे कर दिया कि पूरा का पूरा वैसे वैविध्य नज़र आता है। चरित्र योजना को भी पूरा कायाकल्प कर दिया, चरित्र योजना को भी बदल दिया। पहले अच्छे और बुरे होते थे, अब अच्छे और बुरे होते हैं।
भाषा शैली भी एकदम से बदल गई। जो विवाद चला आ रहा था उस विवाद से हटकर उन्होंने अपनी हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग किया, जो आम जनमानस की भाषा है उसका प्रयोग किया और आम आदमी के सहज मनोविज्ञान का चित्रण किया। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्म भूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न है, 250 शब्दों में आप लिखने का प्रयास करेंगे और लिखकर आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं भेज सकते हैं। टेलीग्राम के लिए जो QR कोड है आप इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और कुछ प्रश्न देखते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में आया होगा, मैं वो आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे 2007 का एक प्रश्न है, UPSC में आया है, प्रेमचंद की कहानियाँ व्यापक सामाजिक आधार पर विकसित हुई हैं। व्यापक सामाजिक आधार पर विकसित हुई हैं। कथन की समीक्षा करें। आराम से लिखा जा सकता है। हमने पूरा का पूरा सामाजिक आधार जो व्यापक विषय वैविध्य की हमने बात करी थी, लगभग उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। सामाजिक आधार व्यापक है, वृद्धों की समस्या है, कृषकों की समस्या है, बच्चों की समस्या है, समाज की लगभग जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी समस्याएं हैं समाज में, जो भी हो रहा है उन सब का चित्रण है। व्यापक विषय वैविध्य है, उसी चीज़ को लिखना है, भाषा अलग है और कुछ नहीं है। और कोई कहानी है, हाँ, और कोई प्रश्न है, एक और प्रश्न आया है, ये आया है UPSC 2007 का प्रश्न है, एक 2018 का प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों का मूल स्वर क्या है, टिप्पणी करना है। मूल स्वर आपको लगभग हर चीज़ लिखना है, प्रेमचंद की कहानियों में क्या है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बस टिप्पणी करनी है। प्रेमचंद की कहानी में यथार्थवाद भी दिखता है, या आदर्शवाद भी दिखता है, यथार्थवाद भी दिखता है, आदर्शवाद यहाँ दिखता है, यथार्थवाद यहाँ दिखता है। और प्रेमचंद ने अपनी कहानी में कुछ प्रमुख प्रयोग किए, भाषा को लेके और मनोविज्ञान को लेके, विषयों को लेके। तो लगभग प्रेमचंद की कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कला और उनको प्रेमचंद का हिंदी साहित्य को योगदान जितना हमने पढ़ाया है, उसी पॉइंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आपको लिखना है इसमें। ठीक है, और कुछ ये जो प्रश्न था ये 2009 का था। ठीक है, UPSC 2009 का। और एक प्रश्न है, जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए। की समीक्षा करें, ये 2003 का प्रश्न है। यथार्थ क्या है हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थ कहाँ नजर आता है वो हमने चर्चा कर लिया है। उसी यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा करना है। यानी हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें करना है कि ये दिखाना है अपने उत्तर में कि क्या प्रेमचंद की कहानियों की विषय वस्तु यानी प्रेमचंद की कहानियों के चरित्र, मनोविज्ञान, भाषा, ये सब भारतीय जीवन यथार्थ का अंकन कर पाती हैं क्या, कि प्रेमचंद की कहानियों में जो यथार्थ दिखाया गया है वो हमारे जीवन का यथार्थ है क्या। समझ रहे हैं, कहानियों में जो यथार्थ का चित्रण है वो क्या समाज का जीवन यथार्थ है, ये दरअसल दिखाना है। तो है ही, वो तो हमने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। चाहे तो इन प्रश्नों को उत्तर लिखकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।